आप देख रहे हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां सिर्फ इक्लिप्स्ड हॉरर पर। आपने अपने बचपन में घरवालों से ऐसी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जहां एक सुनसान वीरान जंगल में कोई राक्षस रहता था जो लोगों को मार कर खा जाता था। फिर कोई नायक आता और उन लोगों को बचाता। बचपन में ऐसी कहानियां सुनकर हमें डर भी लगता था, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा शायद ही होता है। मैं अक्सर सोचता था, क्या आज भी ऐसी कोई जगह है जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। कुलधरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज भी न जाने कितने ऐसे अनजान गांव और ठिकाने हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ऐसे स्थान जहां सूरज ढलने के बाद कदम रखना मतलब मौत को न्योता देना है। एक ऐसा गांव जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद ऐसी ही एक कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं, विकास और रशीद, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। हम लंबे समय से कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से हमारी योजना बार बार टल रही थी। रशीद उन दिनों दुबई में जॉब कर रहा था, इसलिए हम तीनों का मिल पाना मुश्किल हो गया था। आखिरकार 5 साल बाद हमने एक प्लान बनाया। रशीद ने हमें दुबई आने के लिए कहा और हमने 5 दिन की ट्रिप तय की, जहां हम अलग अलग जगहों पर घूमने, ट्रैकिंग और कैंपिंग करने वाले थे। पहले 4 दिन हमने अरब के कई इलाकों की खोजबीन की। चौथे दिन हमने शारजाह के फॉसिल रॉक नामक स्थान पर कैंपिंग की। यह जगह अपनी लाल रेत, विशाल टीलों और रेगिस्तानी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कैंपिंग के दौरान हमें अलमदा नामक एक रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। शायद मैं इस नाम का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा, लेकिन जो वहां गए हैं वे इसे जरूर जानते होंगे। एक ऐसा गांव जो रेगिस्तान की रेत में दफन हो चुका था। हमारी ट्रिप के आखिरी दिन हमने इस गांव को देखने का फैसला किया, पर हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। रशीद को इस गांव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन हम में से कोई भी इसकी असलियत से परिचित नहीं था। यह वह दौर था जब इंटरनेट और मोबाइल फोन हर किसी के पास नहीं होते थे। सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे, और हम तीनों उस वक्त इतने संपन्न नहीं थे। जिस गांव की ओर हम बढ़ रहे थे उसे लोग रेत में दफन गांव कहते थे। रशीद ने वहां के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि इस गांव के लोगों को भूत प्रेतों और अदृश्य शक्तियों ने बाहर निकाल दिया था। इस गांव का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था, लेकिन 20 साल के भीतर यानी 1990 तक यह पूरी तरह वीरान हो गया। एक समय हंसता खेलता गांव धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गया और फिर रेगिस्तान की रेत में समा गया। इस गांव के खंडहरों से जुड़ी एक और कहानी यह थी कि यह जिन्नों द्वारा प्रेत बाधित था। कहा जाता था कि ये जिन्न लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेते थे। वहां के निवासियों का मानना था कि इस इलाके की रेत में कुछ ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो रात होते ही घरों पर हावी हो जाती थी। इसी डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। जब हमने रशीद से यह सब सुना तो हमारे अंदर जिज्ञासा जाग उठी। हमने तय किया कि इस रहस्यमयी गांव को एक बार देखना तो बनता है। इस तरह हमारी ट्रिप में एक और गंतव्य जुड़ गया। हम उस गांव की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हमारे पास ना कोई कैमरा था और ना ही कोई मोबाइल फोन। बस कैंपिंग का जरूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीजें थीं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए चाकू, खंजर और टॉर्च लाइट साथ रखी थी। जब हम रेत के टीलों को पार कर उस जगह पहुंचे तो वहां की भयानक खामोशी ने हमारा स्वागत किया। यह पहला एहसास ही बेहद डरावना था। हालांकि जब भी हम ऐसी भुतहा जगहों पर जाते हैं तो ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। दिन में देखने पर यह बस एक उजाड़ जगह लगती थी। टूटे हुए मकान, बिखरी हुई दीवारें और चारों तरफ फैली रेतीली जमीन। लेकिन कहा जाता था कि अंधेरा होते ही यह जगह बदल जाती है, जैसे इसमें जान आ जाती हो। शाम के लगभग 4 या 4:30 बजे हम वहां पहुंचे थे। हमारे पास केवल 1 घंटा था, जिसके भीतर हमें इस जगह को देखना और फिर वापस लौटना था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, निषिद्ध क्षेत्र, प्रोहिबिटेड एरिया।
ये कहानी हिंदी में है, इसलिए मैं अरबी शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। उसी बोर्ड के नीचे किसी ने छोटे अक्षरों में काली स्याही से कुछ लिखा था, लेकिन लिखावट इतनी खराब थी कि ठीक से पढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाले का हाथ थरथरा रहा हो। रशीद बोर्ड के पास गया और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। अंधेरा होने पर आगे न जाए, अपनी मौत को बुलावा न दे। यह सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा रोमांच भी। रशीद हमारे पास लौट कर आया और बोला, अरे, बोर्ड पर लिखा है कि अंधेरा होने के बाद यहां मत जाना। हमने इसे मजाक में ले लिया। विकास हंसते हुए बोला, अरे, इतनी सी बात से डर रहे हो? वैसे भी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ अजीब लगा तो अंधेरा होने से पहले ही हम यहां से निकल जाएंगे। वह यह कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी हमारे सामने से रेत के बीच से एक सांप रेंगता हुआ निकल गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें उस गांव में जाने से रोक रही हो। मैं और विकास एकदम से चौंक गए और हमने रशीद की ओर देखा, लेकिन रशीद ने हंसते हुए विकास को हल्का सा धक्का दिया और बोला, अरे चलना, ऐसे सुनसान वीरान जगहों पर सांप नहीं होंगे तो क्या डायनासोर मिलेंगे? रशीद की इस बात पर हम सब हंस पड़े। हमने बोर्ड पर लिखी चेतावनी की परवाह नहीं की और रेगिस्तान की रेत में अपने पैर धंसाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक टूटा फूटा गेट दिखाई दिया। शायद हमने गांव की सीमा पार कर ली थी। जैसे ही हम गांव के अंदर गए, हवा अचानक तेज हो गई। लेकिन यह कोई साधारण हवा नहीं थी, इसमें एक अजीब सी गूंज थी जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हवा के साथ उड़ती रेत हमारे चेहरे को छू रही थी और उसी के साथ एक हल्की साए साए करती आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास घूम रही हो, हमसे कुछ कहना चाहती हो। रशीद ने दूर से खंडहरों की ओर देखते हुए कहा, यार, यह जगह तो वाकई दिलचस्प लग रही है। सुना है यहां पहले लोग रहते थे, लेकिन अचानक सब इस गांव को छोड़कर चले गए। कुछ कहते हैं कि अदृश्य शक्तियों ने इस गांव पर कब्जा कर लिया था और वे लोगों पर हमला करने लगी थी। एक ही रात में पूरा गांव वीरान हो गया। विकास ने हंसते हुए कहा, इसमें अजीब क्या है? यह तो ठीक कुलधारा जैसी कहानी लग रही है। वो गांव भी एक ही रात में खाली हो गया था, लेकिन यह जगह इतनी डरावनी नहीं लग रही। बस टूटी बिखरी दीवारें, रेत के टीले और उजड़े मकान ही तो हैं। देखने में मजा आएगा। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, देखो, यहां बहुत शांति है, गहरा सन्नाटा। हमें इसकी आदत नहीं है, शायद इसलिए हमें यह अजीब लग रहा है। हम बस आसपास थोड़ा घूमेंगे, आधे घंटे तक इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जैसे ही सूरज ढलने लगेगा हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है? रशीद और विकास ने मेरी बात मान ली और हम खंडहरों की ओर बढ़ने लगे। वहां बने सभी मकान एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर थे। हम सभी घरों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहां बने सभी मकानों की बनावट एक जैसी थी। कुछ घर आधे तो कुछ पूरी तरह से रेत में दफन हो चुके थे। हमने कुछ घरों के अंदर जाकर भी देखा, हर जगह सिर्फ रेत भरी पड़ी थी। दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजों के बस फ्रेम ही बचे थे। वहां किसी भी घर में सही सलामत दरवाजा या खिड़की नहीं थी। वैसे तो इसमें डरने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन वहां के माहौल में एक अजीब तरह की घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह में बरसों से कोई आया ही ना हो। मैंने धीरे से कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। तभी मेरी नजर दूर एक बड़े से ढांचे पर पड़ी। मैंने इशारा करते हुए कहा, देखो, वहां दूर कोई बंगला जैसा दिख रहा है। रशीद ने हल्के से मेरे सिर पर मारते हुए कहा, पागल, बंगला नहीं, वो एक मस्जिद है। हर पल हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि इन खंडहरों को अंदर बाहर देखते हुए कितना समय बीत गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारी हलचलें तेज होती जा रही थीं। अचानक विकास रुक गया। उसने चौंकते हुए कहा, रुको, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? हम दोनों भी वहीं थम गए और किसी अनजान आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। हवा के शोर के बीच ऐसा लगा
जैसे कहीं से एक हल्की हंसी सुनाई दे रही हो। मैंने घबराकर कहा, मुझे लगता है कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन रशीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार तू भी ना, अरे ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। ये कोई हंसी नहीं थी, बस इन टूटे दरवाजों और खिड़कियों से बह रही हवा की गूंज है। और वैसे भी सूरज डूबने में अभी काफी वक्त है। थोड़ा रुककर हमने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। हम टूटी बिखरी दीवारों और खंडहरों के बीच से होते हुए और अंदर चले गए। कुछ दीवारें 7 से 8 फीट ऊंची थीं, तो कुछ बस 3 या 4 फीट की ही बची थीं। लेकिन जब भी हम किसी दीवार के दूसरी तरफ झांकते, वहां हमें बस एक और घर और एक और दीवार दिखाई देती थी। ये पूरा गांव अब किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। तभी विकास अचानक रुक गया। उसने चारों ओर देखते हुए कहा, रुको, क्या यह वही जगह नहीं है जहां से हमने शुरुआत की थी? रशीद ने एक नज़र पूरे इलाके पर डाली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, अरे यार, यहां की हर जगह एक जैसी दिख रही है। बताना मुश्किल है कि हम कहां हैं। मैंने दीवारों पर पड़ रही लाल रोशनी को देखा और फिर उन दोनों से कहा, आसमान में सूरज की लालिमा फैल रही है। अंधेरा होने में अब शायद कुछ ही वक्त बचा है। हमें यहां से निकलना होगा। रशीद ने अपनी घड़ी की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। हम 5:30 तक निकल सकते हैं। फिर उसने एक सुझाव दिया, चलो एक काम करते हैं, घर के सामने रेत पर पत्थरों से कोई निशान बना देते हैं, ताकि अगर हम दोबारा यहां लौटें तो हमें पहचानने में आसानी हो। फिर हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। मैं तो जाने से पहले बस मस्जिद देखना चाहता हूं। विकास को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने पत्थरों से रेत पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। मैंने और रशीद ने भी उसकी मदद की। फिर हम आगे बढ़ने लगे। कुछ 10 से 15 मिनट तक अलग अलग मकानों के अंदर घूमने के बाद हम फिर उसी जगह आ पहुंचे जहां हमने क्रॉस बनाया था। उस निशान को देखकर हम एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब हमें एहसास हो गया था कि हम बार बार उसी जगह लौट रहे थे। क्या यह सच में वही जगह है? विकास ने हैरानी से पूछा। हम यहां से आगे क्यों नहीं जा पा रहे? अब हमें समझ आने लगा था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। यहां हर मकान एक जैसा था। हर दीवार पर अजीब अजीब से निशान थे। कुछ दीवारों पर पंजों की खरोंच के गहरे निशान अचानक उभर आते थे। विकास एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ देखा हो। तुम लोगों ने वो देखा? मैंने घबराते हुए पूछा। वो वहां सामने वाले घर के पास से कुछ गुजरकर अंदर चला गया। विकास कांपते हुए बोला, कोई औरत थी? शायद। हम सब ने उसी दिशा में देखा जहां विकास इशारा कर रहा था। वहां घर की चौखट के पास एक परछाई अंदर जाती हुई दिखाई दी और फिर मानो वह हवा में घुल गई। एक पल के लिए हमारे शरीर सुन्न पड़ गए। कोई औरत अकेले इस वक्त यहां क्या कर रही होगी? मैंने गंभीरता से पूछा। रशीद ने उस तरफ देखते हुए कहा, पर मैंने तो सुना है कि यहां कोई नहीं रहता। यह जगह सालों से खाली पड़ी है। मैंने घबराहट भरी नजरों से दोनों को देखा और कांपते हुए कहा, चलो अब चलते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाए। हर घर एक जैसा दिख रहा था। जिस भी घर से बाहर निकलते हमें आगे एक और घर दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गए हों, बार बार उसी जगह लौट आ रहे थे। हवा अब पहले से तेज चलने लगी थी। रशीद के मुकाबले हम दोनों ज्यादा घबराए हुए थे। इस गांव में कुछ तो था जो हमें यहां से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रोशनी भी कम होने लगी। चारों ओर हल्का सा धुंधलका छा रहा था, जिससे माहौल और रहस्यमय लगने लगा। हमारे पास रोशनी के लिए बस 3 टॉर्च थीं। माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। गांव और भी ज्यादा सुनसान और वीरान होता जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि श्मशान से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हम एक घर से बाहर निकलकर रेत पर चलने लगे। जैसे ही हमने ऊपर देखा, आसमान में काली स्याही जैसा अंधेरा फैल चुका था। विकास ने जल्दी से अपने बैग से टॉर्च निकाली, उसे जलाया और बोला, एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं। हमारे दोनों तरफ रेत में आधे दबे मकान थे।
उस वक्त शायद हम गांव के ठीक बीचों बीच खड़े थे। मैंने उन दोनों से कहा, हमें बस चलते रहना होगा, कहीं ना कहीं से जरूर बाहर निकलेंगे, और अगर हम किसी घर के पास से गुजरते हैं तो वहां निशान बनाते चलेंगे। जहां भी हमें निशान दिखेगा हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। हमने इस योजना के मुताबिक हर गलियारे में निशान बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हमारे पैर रेत में ढस रहे थे, लेकिन हम तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के साथ साथ समय भी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आसमान घने काले बादलों से ढंकता चला गया। एक काली स्याही थी जो आसमान में घुलती जा रही थी। जहां हमें लग रहा था कि अंधेरा होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, वहां बादलों ने कुछ ही पलों में माहौल को पूरी तरह बदल दिया। हमारी आंखों के सामने सब कुछ घने अंधेरे में समा गया। हम तेजी से चलने लगे और तुरंत अपनी अपनी टॉर्च जला ली। शायद हम उन घरों को काफी पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई तो हर जगह बस रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। मैं चिड़चिड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये रास्ता किस तरफ है? हम कब से चल रहे हैं? हम वहां लगभग आधे घंटे से भटक रहे थे। रशीद ने टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम अब खतरे से बाहर हैं। हम उस जगह को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, बस अब हमें सही रास्ता ढूंढना है। लेकिन तभी चलते चलते हमारी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। रशीद ने घबराते हुए चारों तरफ टॉर्च घुमाई। हमारे आसपास चारों ओर फिर से वही मकान थे जो आधे रेत में दबे हुए थे। क्या हम फिर से उसी जगह आ गए हैं? विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी आसमान गरजने लगा। तेज हवा के साथ बादलों की गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। कड़कड़ बिजली की एक जबरदस्त चमक से कुछ पलों के लिए गांव रोशनी में नहाया, और उन चंद पलों में हमने जो देखा उसने हमारी रूह तक कांप दी। हर घर की टूटी खिड़कियों से कोई हमें घूर रहा था। कई आंखें, चमकती हुई ठंडी निर्विकार आंखें। बिजली की रोशनी में कुछ चेहरों की झलक मिली, सफेद फीके चेहरे जो एक पल के लिए उभरे और फिर अंधेरे की काली स्याही में घुल से गए। भागो भागो यहां से! रशीद जोर से चीखा और तेजी से भागने लगा। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बिजली की चमक के बाद अंधेरा और भी घना और भारी लगने लगा था। हम भाग तो रहे थे, लेकिन हर बार वही गलियां, वही रास्ते और वही मोड़। हमें अब एहसास हो चुका था हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम बस गोल गोल घूम रहे थे। खंडहर नुमा इन दीवारों ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया था। बाहर निकलने का रास्ता अब जैसे गायब हो चुका था। भागते भागते हम एक दीवार से जा टकराए और वहीं सटकर खड़े हो गए। रुको, मैंने हांफते हुए कहा, भागने से कोई फायदा नहीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम बस घूम फिर कर उसी गलियारे में फंस गए हैं। बार बार वही जगह, वही गलियां, वही खंडहर। हमें किसी भी हालत में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। विकास घबराए हुए बोला, हम यही तो कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। हमारी टॉर्च की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी अचानक हमें कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, सर्र, जैसे कोई चीज रेत में रेंग रही हो। हम तीनों ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई। हमसे कुछ ही दूरी पर एक बच्चा रेंगते हुए जा रहा था। रशीद ने तुरंत शांत रहने का इशारा किया। वो बच्चा धीरे धीरे रेत पर रेंग रहा था और फिर अचानक हमारी ओर मुड़ा। गुर्र, उसका चेहरा भयानक था, जला हुआ, चेहरे पर गहरे छाले और लाल लाल फोड़े, सफेद निर्विकार आंखें, मुंह से टपकता हुआ ताजा खून। वो हमें घूरते हुए अजीब सी गूंजती हुई आवाज में रोने लगा। हमारी रूह कांप उठी, हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। थरथराते हुए हम पास के एक घर के अंदर भागकर छुप गए। हमने खिड़की से बाहर झांका। वो बच्चा अब भी रेंग रहा था और फिर सांप की तरह बल खाकर वो धीरे धीरे रेत में समा गया। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। हम तीनों सांसें रोके एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंज उठी। ये किसी इंसान या बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। एक अजीब अनजानी आवाज जो हमारे कानों में सीधी घुस रही थी।
हमारी धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में वह डरावनी आवाज हमें बार बार सुनाई देने लगी। अब यह साफ हो चुका था, जो कुछ भी हमारे आसपास था वह इंसानी नहीं था। हम फिर से भागने लगे। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए हम फिर से एक घर के अंदर घुस गए। आसपास फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अब हमें सिर्फ अपनी ही डर से कांपती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमें एहसास हो चुका था अब यह सिर्फ बाहर निकलने का सवाल नहीं था, यह हमारी जान बचाने की जंग बन चुकी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या हम यहां सेफ हैं? अब हमारी हालत और भी खराब हो चुकी थी। बिजली की तेज चमक के साथ हमारी आंखों के सामने सब कुछ पल के लिए ओझल हो गया। जब रोशनी सामान्य हुई तो वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। जैसे वो पलक झपकते ही रेत में बिखर गया हो, जैसे वह कभी था ही नहीं। विकास घबरा कर पीछे हट गया। वो आदमी कहां गया? रशीद और मैं भी यह देखकर सन्न रह गए। रशीद घबराते हुए चारों ओर देखने लगा। क्या वो यहीं कहीं है? उसने अंधेरे में बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। विकास गुस्से और डर के मिले जुले भाव में चिल्लाया, समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह जगह, यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह कुछ और ही है। रशीद ने मेरी ओर देखा और कहा, यही बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी, कहीं यह छलावा तो नहीं? विकास ने हैरानी से उसकी ओर देखा। छलावा? रशीद ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने यहां के लोगों से इस जगह के बारे में एक और दास्तान सुनी थी। कहते हैं यह गांव जिनों का घर था। उन्होंने ही यहां के रहने वालों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। और फिर मैंने उम्म अल-दुवैस के बारे में सुना था। कौन उम्म अल-दुवैस? मैंने उत्सुकता से पूछा। रशीद फुसफुसाया, वह एक महिला जिन्न है। कहते हैं वह छोड़े गए घरों में अपना बसेरा बना लेती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी जगह पर अचानक आ जाए। वो बहुत बेरहम होती है। जवान, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ती। यहां तक कि वो बच्चों और जानवरों तक को मार देती है। ऐसी जिन्न आत्माएं छलावे में माहिर होती हैं। वे अपने शिकार को इस तरह फंसाती हैं कि कोई बाहर निकल ही नहीं पाता। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। छलावा। हमने पहले भी छलावे की कई कहानियां सुनी थीं। एक बार कोई इंसान छलावे में फंस जाता है तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। छलावा एक ऐसा चक्र होता है जिसे किसी ताकतवर प्रेत, पिशाच या जिन्न ने बनाया होता है। हमारे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, या तो हम इस गांव की सच्चाई का सामना करें, या फिर हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो यहां से कभी लौट नहीं सके। रशीद ने गहरी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, चलो कोई छुपने की जगह ढूंढते हैं। हम एक दूसरे का सहारा लेते हुए तेजी से चलने लगे। लेकिन हर बार वही गलियां, वही मोड़, वही टूटी हुई इमारतें। विकास गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाया, शिट यार, हम फिर से उसी जगह आ गए हैं। रशीद ने भी गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। यहां से बाहर निकलने का कोई तो तरीका होगा। हम यूं ही मरने के लिए खुद को यहां नहीं छोड़ सकते। मैंने टॉर्च की रोशनी दोनों के चेहरों पर डालते हुए कहा, तुम्हें याद है, हमें एक बंगला जैसा कुछ दिखा था। तुमने कहा था कि वह मस्जिद है। अगर हम वहां पहुंच सकें तो शायद। मेरी बात सुनकर दोनों ने हाथ हिलाकर सहमति जताई। हम सब में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन तब तक की सच्चाई यह थी कि जितनी बार हम यहां से निकलने की कोशिश करते, उतनी ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। जैसे ही हमने मस्जिद की ओर बढ़ने की सोची, हमारी टॉर्चें झपकने लगीं और फिर अचानक एक साथ सभी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरा, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हा हा, गर्रर्रर्रर। ये इंसानों की आवाज नहीं थी। ये आवाजें हवा में नहीं, हमारे अंदर गूंज रही थीं। हम सांस तक नहीं ले पा रहे थे। हमारी हड्डियों तक में ठंडक उतर आई। अब हम बस एक जगह ठिठके खड़े थे, जैसे हमारे पैर रेत में जकड़ दिए गए हों। तीनों अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे, लेकिन वो डरावनी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह कोई शापित जगह है। हमने टॉर्च को हाथों पर पटकने की कोशिश की, बैटरियां निकालकर रगड़ी,
फिर से चालू करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी टॉर्च जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय बीतने के साथ हमारी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। हमें लगने लगा यह गांव हमें जाने नहीं देगा। और फिर तभी सरसर रेत में कुछ खतरनाक तेजी से सरसर आया। हमने डर से एक दूसरे की ओर देखा। उसी पल विकास की टॉर्च अचानक जल उठी और उसकी रोशनी में हमने देखा हमारे ठीक सामने कोई था और वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। विकास ने लगभग कांपते हुए चिल्लाया, भागो यहां से। हम फिर से अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन वो चीज कुछ बहुत बड़ा था। काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक शैतान की तरह वह किसी सांप की तरह रेत में तेजी से सरसराते हुए हमारी ओर बढ़ रहा था। अब सब कुछ और अजीब होता जा रहा था। हम तीनों की हिम्मत टूटने लगी थी। यह गांव हर पल हमें अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा था। हर गली में घुटन बढ़ती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते हम एक बड़े से घर के पास आकर रुके। ये क्या है? विकास हांफते हुए बोला। वह एक बड़ी सी हवेली जैसी इमारत थी। मैंने जैसे ही पीछे की दीवार पर नजर डाली, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही मस्जिद है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। विकास ने भी पीछे की दीवार को गौर से देखा। रशीद ने विकास के हाथ से टॉर्च ली और थोड़ा करीब जाकर दीवार पर कुछ लिखा देखा। उसने धीमी आवाज में उसे पढ़ा, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस भागते रहो जब तक भाग सकते हो, या छुप जाओ। वही टूटी फूटी डरावनी लिखावट। शायद हमसे पहले भी कोई यहां फंस गया था, और जिसने यह लिखा था, क्या वह बच पाया होगा? यह पढ़ते ही हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे दिलों को मुट्ठी में भींच लिया हो। विकास घबराते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यह हम कहां आ गए हैं? और तभी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। हल्की नंगे पैरों की आहट, टप टप टप। हमने सिहरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रशीद ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? विकास ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। किसी के कदमों की आहट है, मैंने फुसफुसाया। विकास ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, चलते हैं। जैसे ही हम पीछे मुड़ने लगे, तभी शश एक तेज हवा का झोंका आया। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हम वहीं ठिठक गए। अब हमें यह साफ हो चुका था, हम सिर्फ भटक नहीं रहे थे, हम किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुके थे। और उसी पल हमें हवेली के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा, तेज, डरावनी, गूंजती हुई, जैसे किसी आत्मा की हंसी हो। रशीद ने थरथराते हुए उस ओर देखा और कांपती आवाज में फुसफुसाया, ये कौन है? ये कौन हंस रहा है? हम जैसे ही धीरे धीरे पीछे हटने लगे, हमारी नजर टूटी हुई चौखट से बाहर आती एक काली परछाई पर पड़ी। वो धीरे धीरे सरकती हुई हमारी ओर बढ़ रही थी। एक महिला की परछाई, पर उसका आकार अजीब और असामान्य था। काला, लहराता हुआ। उसके बिखरे हुए बाल हवा में डरावनी तरह से उड़ रहे थे, और उसकी भयानक निर्विकार आंखें सीधा हमारी ओर देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी ठंडी हंसी फैली हुई थी। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। नहीं। रशीद ने अपनी बंद पड़ी टॉर्च उसकी ओर फेंकी और मुझे धक्का देते हुए चिल्लाया, भागो, चलो यहां से, ये मस्जिद नहीं है। हमने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह परछाई हमारे ठीक पीछे थी, हवा में तैरती हुई हमारे पीछे पीछे। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे कोई बिजली चमक रही हो। उसके आसपास एक काला गहरा धुआं लहराने लगा था। हम अंधेरे गलियारों से टकराते हुए, टूटी दीवारों से टकराते हुए, गिरते पड़ते भाग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई हमसे भी तेज थी। अब उसकी हंसी और ज्यादा गूंजने लगी थी, और हमारे दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उनकी आवाज कानों में गूंजने लगी थी। मैंने हांफते हुए कहा, हमें किसी भी हालत में इससे बचना होगा। लेकिन तभी विकास ने घबराई आवाज में जवाब दिया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं लगती, यह कुछ और ही है।
यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हवा और तेज हो गई। अब माहौल किसी भयानक तूफान की तरह बन चुका था। हवाएं सस की आवाज करती हुई बह रही थीं। रेत हवा में उड़ रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत हमें खींच रही हो। और तभी एक मोड़ पर वो परछाई अचानक हमारे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। हम झटके से रुक गए। अब उसकी हंसी बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में भयानक नफरत और क्रोध झलक रहा था। उसने अपनी गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी दुनिया में नहीं आना चाहिए था। हम अपनी नजरें झुकाकर डर से कांपते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमें अपनी भयानक जलती हुई आंखों से घूर रही थी। उसके सामने हमारी आवाज तक नहीं निकल रही थी। रशीद ने धीरे से फुसफुसाया, हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे। अचानक वो परछाई हवा में लहराते हुए हमारी ओर झपट पड़ी और हमारे बिल्कुल सामने आकर हमें घूरने लगी। हमारी नजरें झुकी हुई थीं। हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसे सीधा देख सकें, लेकिन वो इतनी करीब थी कि उसकी गरजती, कंपन भरी आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। तभी हमें अपने आसपास के घरों की टूटी खिड़कियों और अंधेरे गलियारों में लाल लाल चमकती अनगिनत आंखें दिखने लगीं। सब हमें घूर रहे थे, या फिर ये उनके लिए किसी मौत के खेल जैसा था। हम जहां के तहां जमे खड़े रह गए, पूरी तरह से घबराए हुए। हमारे शरीर जोरों से थरथरा रहे थे। मैंने नीचे देखा, उसके पैर हवा में थे। जमीन पर, रेत पर कहीं भी उसका कोई स्पर्श नहीं था। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी मुझे थोड़ी दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और तभी एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। पता नहीं वो आवाज कैसी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, भाग जाओ। तभी मुझे कुछ याद आ गया। मैंने नजरें झुकाकर रशीद और विकास की ओर देखा। विकास हम दोनों के बीच खड़ा था, एकदम स्तब्ध। मैंने दोनों को भागने का इशारा किया। रशीद और मैं पीछे की ओर दौड़ पड़े, पर विकास वहीं खड़ा रह गया। मैंने चीखते हुए उसे पुकारा, विकास भाग। तभी विकास झटके से होश में आया और तेजी से हमारे पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते मैंने रशीद से कहा, तुझे याद है उस बूढ़े ने क्या कहा था, भागो या छुप जाओ? और दीवार पर भी यही लिखा था, भागते रहो जब तक तुम भाग सकते हो। मतलब हमें भागते रहना होगा और छुपने के लिए मस्जिद को ढूंढना होगा। विकास हाँफते हुए बोला, अब किस तरफ जाना है? हम तीनों ने एक दूसरे की ओर आशा भरी नजरों से देखा। हमें अच्छी तरह से पता था, हम तीनों में से किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हम जो कुछ कर सकते थे वो सब कर चुके थे। पिछले घंटे भर से हम बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, एक आसरा ढूंढ रहे थे। लेकिन अब हमारी दौड़ने की, सोचने की हर ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ देर भागने के बाद हम इतने थक चुके थे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल था। हम एक जगह पर रुक गए। हमारे सामने एक और घर था, टूटा फूटा, जर्जर हालत में खड़ा, और इसके भी दरवाजे नहीं थे। लेकिन इस बार इसके इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार और एक कंपाउंड था। हमारे पास बस एक आखिरी टॉर्च थी और उसकी रोशनी भी अब धीमी पड़ रही थी। मेरी टॉर्च शायद पूरी तरह बंद हो चुकी थी। रशीद ने विकास के हाथ से टॉर्च झट से ली और बोला, तुम रुको, यहीं रुको, मैं नजदीक जाकर देखता हूं। हम घबराए हुए वहीं दीवार के पास खड़े रहे। अब एक बात हमें साफ हो चुकी थी, हमें बस भागते रहना था। रशीद कंपाउंड के अंदर गया और टॉर्च को चारों ओर घुमाकर जगह को ध्यान से देखने लगा। ऊपर, नीचे, हर तरफ नजर डालने के बाद वह पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, यह मस्जिद है। जैसे ही रशीद की आवाज गूंजी, मैंने और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा। हम खुश थे, हम हंस रहे थे, लेकिन तभी मुझे अचानक अपने गर्दन के पीछे झंझनाहट महसूस हुई। बाल खड़े हो गए। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े और तभी मैंने अपने ठीक पीछे बिजली जैसी चमकती आंखें देखी। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं जमीन पर गिर पड़ा।
अब मैं किसी बच्चे की तरह रेत में रेंगने लगा। दूर से रशीद चिल्ला रहा था, विकास विकास, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि विकास अब भी वहीं खड़ा था। और फिर एक तेज बिजली सी चमकी। मैंने देखा विकास के ठीक सामने एक उससे भी विशाल परछाई खड़ी थी, काले कपड़ों में लिपटी हुई, धुएं से घिरी हुई। उसके दांत किसी जानवर की तरह बड़े और नुकीले थे, बाल ताड़ के पत्तों जैसे। नाक से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसका मुंह खुला था और उसमें से रेत ऐसे गिर रही थी जैसे पानी बह रहा हो। और तब मुझे अचानक एहसास हुआ, विकास अब भी वहीं खड़ा था। शायद उसने उसकी आंखों में देख लिया था। रशीद दौड़ता हुआ विकास के पास पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने अपनी शर्ट को लगभग फाड़ दिया। पता नहीं उस पल वहां क्या हुआ, लेकिन वो परछाई एकदम से पीछे हट गई। उसका खुला हुआ मुंह अचानक बंद हो गया। चारों ओर गूंज रही भयानक आवाजें भी एकदम शांत हो गईं। और अगले ही पल वो परछाई वहां से गायब हो गई। रशीद ने विकास को पकड़कर घसीटा और मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। मैंने भी उठकर उसकी मदद के लिए दौड़ लगाई। हम दोनों मिलकर विकास को घसीटते हुए मस्जिद के पास लेकर आए। और तभी एक भयानक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। हमने विकास को लगभग उठाकर मस्जिद के अंदर फेंका और उसी पल वो परछाई बिजली की तरह हमारे पीछे से गुजरी। हमने पलक झपकते ही खुद को अंदर फेंक दिया। अब हम तीनों मस्जिद के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। हम एक दूसरे को थामे हुए, सहारा देते हुए कांप रहे थे, एक दूसरे के सिर पर हाथ फेरते हुए बस अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि यह सब यहीं खत्म हो जाए, कि किसी तरह हम यहां से बच जाएं। कुछ देर बाद हमें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। बस मस्जिद के दरवाजे से बाहर दुबले पतले पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खड़े थे। वे कुछ नहीं कर रहे थे, वे बस खड़े थे। उनकी चमकती आंखें हमें देख रही थीं। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद वे सभी अल-दुवैस के अभिशाप के शिकार थे, दुर्भाग्यपूर्ण, भूल चुके कि वे कभी इंसान थे। काफी देर वहीं पड़े रहने के बाद विकास धीरे धीरे होश में आया। क्या हम बच गए? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ में जो टॉर्च थी वो अब अपने आप जल गई थी। मैंने बस बारी बारी से टॉर्च की रोशनी दोनों के चेहरों पर डाली, हल्के से मुस्कुराया और सिर हाँ में हिला दिया। विकास ने गहरी सांस ली और फिर से चुपचाप लेट गया। मैंने टॉर्च की रोशनी में रशीद की ओर देखा। उसकी फटी हुई शर्ट के अंदर मुझे एक ताबीज झलकता हुआ दिखा। शायद यही वजह थी कि वो आत्मा, वो जिन्न, वो परछाई वहां से गायब हो गई थी। हम इतने थक चुके थे कि काफी देर तक वहीं पर सो गए। सुबह हल्की हल्की हवा चल रही थी, उड़ती हुई रेत हमारे चेहरे को छू रही थी। इसी एहसास से हमारी नींद खुली। हमने आंखें खोली और देखा चारों ओर सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हमने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया, फिर धीरे धीरे उठे और बाहर निकल आए। हमने आसपास नजर घुमाई और तभी हम सन्न रह गए। जो जगह हमने रात में देखी थी ये उससे बिल्कुल अलग थी। कहीं कोई डरावना निशान नहीं, कोई टूटी फूटी संरचना नहीं, कोई अजीब आकार नहीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कोई खेल खेला गया हो और अगली शिकार के इंतजार में किसी ने पूरी जगह को फिर से ठीक कर दिया हो। यह सब सोचते हुए मैं चुपचाप विकास और रशीद के पीछे पीछे चलता रहा। हमने उस जगह को पीछे छोड़ा और रास्ते की ओर निकल पड़े। हम तीनों शांत थे। हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हम अच्छे से जानते थे जो कुछ हमने उस रात देखा था, जो खौफ हमने महसूस किया था, उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे।